नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। अगर आप बीए के 3rd सेमेस्टर में हैं और आप यह सोच रहे हैं कि हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाने वाला है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं ना केवल यह बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, बल्कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका उत्तर कैसे लिखना है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं, उनके उत्तर का लिखने का तरीका क्या होता है, सरल भाषा में सभी इकाइयों से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं परीक्षा में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बेसिकली यूं कहें कि यह जो पेपर है या मतलब कि जो ये वीडियो है, इसमें मैं एक पेपर को सॉल्व करवाऊंगा जो अभी की यानी कि 2026 का ही पेपर है, 2025-26 का पेपर है। ये आपको बता दूं कि अभी एक दिन पहले का पेपर है, किसी विश्वविद्यालय का पेपर हुआ, मेरे पास पेपर आया, तो ऐसे ही मैं 3 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। तीसरा पेपर है, 2 पेपर इससे पहले मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। 2 पेपर जियोग्राफी बीए 3rd सेमेस्टर के ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं इसी साल के। एक दूसरे साल का था 2024-25 का, और एक पेपर है 2025-26 का, और एक पेपर ये 25-26 का। ठीक है, तो ये आपका जो कोर्स है, इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2026-27 की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, मॉडल पेपर आपका नवीनतम मॉडल पेपर है जियोग्राफी भूगोल बीए 3rd सेमेस्टर में। आप सभी को बारीकी के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आखिरकार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा हिंदी साहित्य के तमाम लेक्चर्स, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, सभी के लेक्चर्स आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं। बेसिकली यूं कहें तो कल शायद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कॉलेज की परीक्षाएं हैं। उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, और ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटीज में जो लिखित परीक्षा करवाते हैं उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां पाटेश्वरी बलरामपुर, मां बिंदवासिनी मिर्जापुर, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम का एग्जामिनेशन मतलब ये 3rd सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, 2025 का जियोग्राफी का पेपर है ये, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2 घंटे का पेपर हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, किसी दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है, हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालय में ऐसा पैटर्न नहीं होता। ठीक है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी, यानी कि ये पेपर जो है 3 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ, बा और सा। फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन, यानी सभी खंडों में निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। सेक्शन ए, बी एंड सी आर ऑफ 9, 6, 9, 36 एंड 30 मार्क्स, यानी कि ए सेक्शन 1 से आपको 9 नंबर, बी से आपको 36 नंबर और सी से आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब आपको दिया गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर, यानी आपको सीरियल ऑर्डर से लिखना है। जैसे आप अगर खंड आ के प्रश्नों को लिखे तो पहले खंड आ के लिख ले, फिर बा के लिखे, यानी खंड आ के प्रश्नों को सीरियल से, खंड बा के प्रश्नों को सीरियल से ऐसे लिखना है। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर देम इन जो है कंटिन्यूअस, तो इस तरीके से कहा गया यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखना चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा बताया गया, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ठीक है, अब आइए सेक्शन ए यानी खंड आ की बात करते हैं। लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको लेकर के निर्देश दिया गया है कि दिस सेक्शन जो है contains only one questions which consist of 5 sub questions. Each sub questions carries 3 marks. Attempt any 3 sub questions from the section. Answer each sub questions in about 50 words. यानी कि इस खंड में केवल एक प्रश्न दिया गया है, उस एक प्रश्न के 5 उप प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर के 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनमें 5 में से, और प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों यानी 3 उप प्रश्न, 5 प्रश्न है, उनमें से केवल 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का शब्द सीमा है 50 है, 3 नंबर का एक प्रश्न, 9 नंबर यहाँ से मिलते हैं। देखिए प्रश्न आपके कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो पहले क्वेश्चन के आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग है, सॉरी 5 भाग है, 5 में से 3 करने हैं। सबसे पहला प्रश्न इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। दूसरा है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन क्या है।
ठीक है, मृदा का कट करके बहने को मृदा अपरदन कहा जाता है। इन सभी के उत्तर को आपको बताऊंगा। निर्वनीकरण का उत्तर, निर्वनीकरण मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब जंगल की कटाई होती है उसी को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपका अम्ल वर्षा और सुनामी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द एसिड रेन एंड जो है सुनामी। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन थे। सेक्शन बी की बात की जाए तो यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर कहा गया है कि इस खंड के में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें पांचों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें हम 7 उप प्रश्न देंगे तो 7 के उत्तर बताऊंगा, लेकिन आपको करना कितना था, प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, लेकिन मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा ताकि आपके परीक्षा में हो सकता है यहां से क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए। ठीक है, शब्द सीमा लगभग में 225 शब्द या 250 या 200 शब्द की होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्क्राइब द केसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता क्या है तथा जैव विविधता ह्रास के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जैव विविधता किसे कहते हैं और जैव विविधता का जो कमी हो रही है उसमें उसके क्या कारण है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राइट अ नोट ऑन गंगा एक्शन प्लान। गंगा कार्य योजना पर टिप्पणी कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो आई है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तौर पर आए हुए, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा पूरा पेपर। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ऐसा आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको ऐसे ही लेक्चर और ओपन आकर के मैं ऐसे खुले मंच पर आपको पेपर सॉल्व करवाता हूं और पेपर में वही सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन डेवलपमेंट जो है डिप्लेशन और टाइगर प्रोजेक्ट, ओजोन परत का क्षरण अथवा बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन से व्हाट इज जो है ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट इज केसेस एंड इफेक्ट। वैश्विक ऊष्मन क्या है या वैश्विक तापन क्या है, इसके क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इन सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, सतत विकास की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन से, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय आपके हो गए। खंड सा में कैसे आएंगे, लघु उत्तरीय नहीं बल्कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 15 नंबर का होता है। इस खंड में केवल एक प्रश्न दिया गया है जिसके 4 उप प्रश्न यानी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और चारों के उत्तर को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है, यानी कि आपको 475 यानी 500 शब्दों की सीमा रखी गई है। 450 500 शब्द में ही लिखना होता है। कम से कम 4 पेज में आपको उत्तर लिखना होता है। 2 पन्ने में 4 पेज में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्न लिखने हैं, लेकिन मैं चारों के उत्तर आपको बताऊंगा। अब मैं बेटा चर्चा कर लेता हूं कि आखिरकार पेपर में उत्तर को लिखना कैसे है। मैं लिख करके आपको बारीकी के साथ एकदम से HD क्वालिटी में दिखाऊंगा। तो चलें, ये दोबारा से फिर से अगर नहीं और भी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तो अभी बताया ही नहीं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखें आप, राइट एन एसे ऑन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पर एक निबंध लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन से, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन टिहरी डैम प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना अथवा टिहरी परियोजना पर विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रश्न है, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब केसेस एंड मेथड यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण और संरक्षण के उपाय बताइए। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, पर्यावरणीय शिक्षा का जो महत्व है उस पर चर्चा करना। तो पर्यावरण की शिक्षा की परिभाषा और उसका महत्व विस्तार से हमको चर्चा करना है। मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताऊंगा, सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। जियोग्राफी यानी भूगोल की बात हो रही, पर्यावरण आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पेपर का नाम है। BA BSc BCom सेमेस्टर 3 परीक्षा 2026-27 पूर्णांक 75 नंबर का आता है। शुक्ला ID पॉइंट इस पेपर को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न है, लेकिन 3 ही प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन मैं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा।
पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द और इकोसिस्टम दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहां पर जैसे एक झील क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, और उसी इकोसिस्टम में रह रहे जीव जो होते हैं आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम में दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटकों में जैसे कि वनस्पतियां हो गई, तमाम सारे जीव जंतु हो गए, वो जैविक घटक होते हैं। और वनस्पतियों में जैसे कि तमाम प्रकार के पेड़ पौधे ये सब हो गए, ये सब वनस्पतियां हो गई। वनस्पतियां जीव जंतुओं को, पौधों को प्रभावित करती, पौधे वनस्पतियों को, पौधे जो होते हैं जीव जंतुओं को प्रभावित करते रहते हैं। एक दूसरे पर दोनों डिपेंड रहते हैं, अन्योन्य आश्रित का संबंध होता है। ठीक है, वनस्पतियां निर्भर करती, वनस्पतियां संबंधित होती हैं मनुष्यों से, मनुष्य वनस्पतियों से, इस तरीके से तालमेल बना रहता है प्रकृति का। जब इनमें दिक्कत आती तो इसी को एक प्रकार से पर्यावरणीय संकट भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये संबंध होता है, अच्छा जैविक घटकों के बीच में भी आपस में संबंध होता है। जैविक घटकों में जीव जंतु वनस्पतियां आ गई, और अजैविक घटकों की बात की तो अजैविक घटक जैसे कि आपका अजैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक बेटा जो आपके जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे कि आपके जल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, मिट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका तापमान हो गया, उष्मा हो गई, ये सब आपके अजैविक घटक होते हैं। तो इन सभी का प्रभाव वनस्पतियों पर, वनस्पतियों का मनुष्यों पर, मनुष्यों का मतलब सभी का आपस में जैविक जैविक घटक आपस में प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक जैविक घटकों से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक जाल क्रिएट होता है, एक सिस्टम बन जाता है, इसी को जो है इकोसिस्टम कहते हैं। इसी इकोसिस्टम का अध्ययन, इसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कौन करता है, पारिस्थितिकी नाम का एक विज्ञान है वो करता है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है बेटा जो कि इकोसिस्टम का अध्ययन करता है, या पर्यावरण में जो जैविक या अजैविक घटक होते हैं उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, लिखेंगे बड़ी जबरदस्त तरीके से मैंने इसको परिभाषित करके रखा है। देखें, लिखेंगे परिभाषा, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों मतलब कि मनुष्य सहित भी इसमें शामिल है, और उनके भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के बीच संबंधों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन करती है। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या होता है, यह समझने में हमको मदद करती है कि जीव अपने आवास में कैसे रहता है। कोई भी जीव अपने आवास में, अपने घर में जहां पर वो रहता है, जैसे एक चूहा बिल में रहता तो कैसे बिल में रह जाता है, एक मेढक वो जल में रहता तो कैसे रह लेता है, नाली में रहता तो कैसे रह लेता है, उसके मतलब वो आवास में अपने कैसे रहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है वहां पर, और विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से एक प्रजाति दूसरे को प्रभावित करती है, इन सभी चीजों का अध्ययन इकोलॉजी नाम का जो विज्ञान है वो करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो जैसे वन जो होता है एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम है कौन, वन यानी जंगल, या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जल में तमाम प्रकार के जीव होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो जलीय इकोसिस्टम का भी अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखते हैं जैसे कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो उसका भी अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे झील भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां पर जीव जंतु तमाम रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसी तंत्र का, इसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम है वह एक व्यवस्था होती है, ठीक है, जबकि इकोलॉजी एक विज्ञान होता है, एक शास्त्र होता है। ठीक है, और पर्यावरण क्या होता है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है उसको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो हमको जो है वातावरण का वह समस्त योग जो होता है, या उन दशाओं का योग जो हमको चारों तरफ से घेरे है और हमको प्रभावित करता है, हमारे चारों तरफा विद्यमान है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन के बारे में बताएं। मृदा अपर्दन क्या होती है बेटा, मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी का कट करके बहना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन परिभाषा लिखेंगे, जैसे भैया मृदा अपर्दन, अपर्दन माने होते कोनो चीज कट करके बह जाए, वही का अपर्दन कहा जाता है। मृदा माने माटी, माटी के ऊपर के लेयर जो है, ऊपरी परत जो है कट करके बह जाए, वही का मृदा अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन वह प्रक्रिया है, आपने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अपर्दन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि वायु आ रही है और वायु ने मिट्टी की एक परत पूरी उड़ा दी, खास करके ये रेगिस्तान के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में ऐसे जो है अपर्दन वायु वाले देखने को मिलते हैं। नदी अपर्दन करती है, नदियां जब खूब तेज से बम बम बह करके आती हैं, समुद्र वहां से निकलती है ग्लेशियर से, ग्लेशियर माने बर्फ के पहाड़ होते हैं, समुद्र जो है पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमा होता है, वही बर्फ जब गर्मी बढ़ती है तो पिघलता है, ग्लोबल जिसको कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों से ग्लेशियर पिघलता है, तो जो है पानी खूब तेज से नदियों में आता है, और नदियों की जो पानी ज्यादा हो जाता है तो नदियां बाढ़ लाती हैं। इससे क्या होता है, नदियां अपने मार्ग में आए हुए चीजों को काट करके बहा ले जाती हैं, या कोई जो सामान आता है सामने वो बह जाता है, नदियों के साथ बह रहे मलबा जो होता है, नदियां जैसे मान लेते हैं नदी आई
और एक पुस्तक थी या मानते हैं ये कंघी थी, अब इस कंघी को नदी आई बहा करके ले गई, तो ये कंघी क्या हो गया, कंघी बह रही है तो इसका कंघी का क्या हो गया, अपरदन हो गया। ऐसे नदीवा जब आवत थी तो पूरी मिट्टी काट के बहा ले जाती, ठीक है। इससे क्या होता है, यही बहाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। अपक्षय क्या होता है, जैसे मान लेते आवा, पानी आवा और पानी लागे कंघी पे, पानी लग गया कंघी पर और कंघी का ये हिस्सा जो है टूट गया, ठीक है, जैसे ये टूट गया, मतलब ये हिस्सा टूट करके अलग हो गया, ये टूट जाना, दरार पड़ जाना, ये आपका अपक्षय होता है। और यही पानी ने तोड़ा इस पार्ट को तोड़ा और इसको बहा करके, नहीं इसको पानी तोड़ दिया है, दरार पड़ गई और वही पानी इसको बहा करके ले जा रहा है, तो ले जाने की प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। और यही मलबा जाकर के नदी चूंकि जब अपनी वृद्धावस्था में होती है तो यही मलबा जो होती छोड़ देती है, तो छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, सेडिमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से छोड़े गए मलबे से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बाबू, बिल्कुल राइट आंसर आपका, किसका, डेल्टा का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है, नदियों से ऐसा होता है। मान लेते हैं भैया रेगिस्तान में हवा चली खूब तेज से, बालू उड़ाई, खूब बम 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 बालू उड़ी, खूब ऊंच, खूब ढेर ढेर बालू उड़त थी। पिक्चर में देखे हुए कौन बालू उड़त नहीं देखे हुए, अगर रेगिस्तानी वाले इलाके में पिक्चर देखे हुए तो मैं बालू उड़त जरूर दिखाई गई हुई, ठीक है। बॉर्डर मूवी में देखो थोड़े बहुत उड़त थी, तो ऐसे खूब तेज आंधी आवत थी तो बहुत ऊपर तक बालू उड़ जाती, तो बालू खूब 2-2 3-3 टाली 10-10 टाली बालू इकट्ठे गिर जाती जाएगा, जब उड़ के जाती इकट्ठे गिर गई तो क्या बनेगा, टीला बनेगा, स्तूप टाइप के बनेगा, बालिका वही का बालू का स्तूप कहते हैं। बालू माने बालू, का माने का, स्तूप, बालू का स्तूप, तीनों को जोड़कर क्या बनते हैं, बालू का स्तूप कह देते हैं उसी को, समझो। तो यह हुआ था अपरदन, ठीक है। तो ऐसे मृदा का जब मटिया करके बहा थी तो वही मृदा अपरदन कहा जाता है। ऐसे का हुआ था, मृदा अपरदन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है और मिट्टी जो होती है वो मरुस्थलीकरण में चेंज हो जाती है, मतलब मरुभूमि में मरुस्थल में बदल जाती है। अब यहीं पर एक प्रश्न और उठता है गुरुजी कि मरुस्थलीकरण का हुआ भैया, मरु माने होता है मरी हुई, स्थल माने होते हैं भूमि, कर्ण माने होते हैं प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया मरुस्थलीकरण है जिसमें एक अच्छी मृदा या अच्छी जो एक प्रकार से उपजाऊ मृदा अनउपजाऊ भूमि में बदल जाती है, ठीक है, उसी को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत प्राकृतिक कारकों जैसे तेज हवा के चलने से, बहते हुए पानी से या मानवीय गतिविधियों से, जैसे अति चराई, यानी कि अगर आपने अति चराई कर दी, खूब ज्यादा पशुओं को चराया वहां पर, या आपने जंगल को खूब काटा, जंगल काटने से भी मृदा अपरदन होता है। क्योंकि अगर अति चराई यानी कि जो है चराहा खूब करते हैं, यानी अगर वहां पर किसी जगह पर घास फूस है और भैंस लगातार वहीं पर चरती है, लगातार चराहा उस पर आप चरा रहे हैं, उससे भी मृदा कट करके बहने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ अगर आप पेड़ लगा हुआ तो पेड़ क्या होती है, पेड़ की जड़ें पृथ्वी के अंदर तक धसी होती हैं, तो पृथ्वी के मिट्टी को बांधे रहती, रोके रहती, तो वो जल्दी बहती नहीं, कटती नहीं मिट्टी और रुकी रहती है। जब पेड़ कट जाते हैं तो ऐसे में मिट्टी कट बहने की संभावना बहुत ज्यादा ही हो जाती है, ठीक है। तो अति चराई निर्वनीकरण के द्वारा हटा दी जाती है। परिणाम इसका क्या पड़ता है, यह कृषि उत्पादकता को कम करता है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। मरु माने होता है मरी हुई, यहाँ पर देखिए मर माने होता है मरी हुई, स्थल माने होता है स्थल यानी भूमि, कर्ण माने होता है प्रक्रिया, यानी भूमि उपजाऊ भूमि का जो है अनउपजाऊ भूमि में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। तो इसी को बढ़ावा देता है अपरदन मृदा का। और जलीय स्रोतों में गाद जमा करता है, यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है। अगला क्वेश्चन आपका आज का निर्वनीकरण का हुआ भैया। निर्माने होते मतलब कि जगह नाही जगह कहा जाता है गलत चीज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन माने क्या होता है, जंगल को लगाने को फॉरेस्टेशन कहते हैं और जंगल को काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो वनीकरण क्या कहा था, वनीकरण कहा जाता है जंगल का लगाओ, मतलब कि पेड़ पौधा बैठाओ का वनीकरण, लेकिन निर आगे लाग गए कभी देखा होगा कि ना बैठाओ, मतलब जो बैठा हो वह काट डालो, ठीक है। निर्वनीकरण यही कहा जाता है, ठीक है। समझो, समझ में आवत है परिभाषा। तो निर्वनीकरण का अर्थ है भैया वन क्षेत्रों को अस्थायी रूप से हटाना, अस्थायी रूप से हटा देना, जो वन क्षेत्र है वहां पर या तो घर बनवाने के लिए या कोई जो है व्यापार करना है या कुछ भी रेलवे लाइन जा रही तो पूरा जंगल कटवा दिया जाए, ठीक है। वहीं पर कोई बन रहा है हवा कुछ भी बन रहा है तो उसको हटाना। उस भूमि का उपयोग कृषि के लिए या वहां पर शहर बसाने के लिए या खान वगैरह वहां पर खनन बनाने के लिए, खनन करने के लिए या अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिए जब कोई व्यक्ति जंगल के क्षेत्रों को काटता है स्थायी रूप से, उसी को निर्वनीकरण कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोगों के रहने की समस्या उत्पन्न होती है, लोग जंगल को काट करके वहां पर रहते हैं। ईंधन की मांग, ईंधन की मांग की वजह से भी लोग जंगल को काटते हैं
और व्यावसायिक लकड़ी कटाई भी मुख्य कारण है इसका। लोग जो है लकड़ी को कटाते हैं। आप पुष्पा मूवी देखे हैं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ठीक है, वाइल्ड फायर है पुल, आपने डायलॉग सुना होगा। ये क्यों होता है? तो वहां पर सिंडिकेट का धंधा करता है, बेचता है, क्या बेचता है? चंदन की लकड़ी बेचता है, जंगल को काट करके, ठीक है। तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो ये सब क्या होता है? पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि यह जैव विविधता का नुकसान करता है। जैव माने होता है जीवों की विविधता, माने होता है कई प्रजातियां जब इकट्ठा रहती हैं। जीवों की विविधता कहां पर रहती है? जहां पर वनस्पतियां रहती हैं, ठीक है। जीव के अंतर्गत वनस्पति मनुष्य सब आ जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो जैव विविधता वाला क्षेत्र जो होता है इसी को बायोडायवर्सिटी अंग्रेजी में कहते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जैव विविधता, यहां से प्रश्न परीक्षा में खूब आता है। जैव माने तो जीव या प्रजाति, जिसमें वनस्पतियां, जीव जंतु सब आ जाते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर खूब ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां, खूब ज्यादा वनस्पतियों की प्रजातियां इकट्ठे विद्यमान होती हैं, ठीक है, उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको नुकसान होता है। मृदा अपरदन में वृद्धि होती, जो ऊपर आपने पढ़ाया हमने आपको। इसके अलावा हरित गृह गैसों, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस आती है? जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों में CO2 नाम की एक गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 नाम की एक गैस है, मीथेन। मीथेन आपकी दलदली भूमि में पाई जाती है, ठीक है, पेड़ पत्तों के गिरने से, सड़ने से बनती है ये मीथेन गैस। CO2 जो होती है मनुष्य के नाक से निकलती है, ठीक है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा गर्म करने वाली गैस अगर कोई है दुनिया की तो है CO2, ठीक है। इसके अलावा CH4 भी वातावरण को गर्म करती है और ये वातावरण को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में भी गर्मी को रोका जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों को एक प्रकार से रोक करके एक ऐसा घर बनाया जाता है जिसमें ऊर्जा रुकी रहती है और वह एरिया पूरा गर्म हो जाता है। ठंडी के महीनों में या ठंडी वाले इलाकों में भी हम जो है गर्मी की खेती करने के लिए ऐसे घर का निर्माण करते हैं, उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ऐसा इफेक्ट आजकल पृथ्वी पर पड़ रहा है, इसी को वैश्विक तापन भी कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है कि पृथ्वी गर्म हो रही है। क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसों के जैसा व्यवहार कर रहा है। तमाम प्रकार की गैसें ऐसी हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये सब ऐसी गैसी महोदय जो कि वातावरण को गर्म कर देती हैं। और वातावरण इससे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। जब वातावरण गर्म हो जाता है तो क्या होता है? ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर पिघलता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। नदियां जो है उसमें ज्यादा पानी हो जाता है, समुद्र का जलस्तर ऊपर हो जाता है। जो समुद्र में द्वीप हैं, जो घाट के इलाके हैं, आसपास के समुद्र के आसपास के किनारे तटीय इलाके हैं, वो सब डूब जाते हैं। बहुत ज्यादा जान माल का खतरा होता है। नदियों में बहुत ज्यादा पानी जाने से क्या होता है? बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है? हरित गृह गैसों के बढ़ने से बहुत ज्यादा एक प्रकार से दिक्कत होती है। इससे उत्सर्जन वृद्धि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन होता है और वातावरण यानी पृथ्वी के गर्म होने को ही, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां से आपको बहुत सारे पूरा मैंने खोल करके रख दिया, पोस्टमार्टम कर दिया भैया एकदम से। जियोग्राफी BA थर्ड सेमेस्टर, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन सब पोस्टमार्टम खींच खांच के तूर फाड़ सब दिखा दिया तू का कि देखो का हुआ है। यमन हरित ग्रह समझ गो का हुआ है, यमन आप यहो समझ गो कि जलवायु परिवर्तन का हुआ है, जैव विविधता का हुआ समझ गो, मृदा अपरदन का हुआ समझ गो, मृदा अपक्षय का हुआ समझ गो, ठीक है, सब कुछ समझ गो। या तनन वीडियो हुआ मैं अब सोचो ऐसे तबाही मचत थी जब शुक्ला SD पॉइंट वाले शुक्ला सर जी आपका पढ़ावत है। यही लड़के तो एकदम से लड़के इतना SMS करते हैं, आप सबको बताई थे कितना फोन आ जाता है मेरे लगे भैया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीठ के पेपर रहा है काल, और आज 2-3 दिन से इतना फोन SMS आएगा कि गुरुजी एक वीडियो और बनाओ, जबकि एक वीडियो से पहले हम सॉल्व करें पेपर, अभी 2-3 दिन पहले बात हुए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो देखो। लेकिन कहीं ना ही गुरुजी वो तो सॉल्व करो तो ठीक है, या और सॉल्व करो। हम कहा ठीक है भैया सॉल्व करबे, लेकिन थोड़े सहायता जो है हम हो थोड़े रिलैक्स रह दियो, क्योंकि इतना ज्यादा तबियत खराब हो गई जो जवाब नहीं। लेकिन फिर भी पेपर पे महीना चलता है और भैया वीडियो जब चलत थी, जब 10,000-20,000 व्यू चला था धक झक 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 ऐसे, तो इसे जान लो कि इसे आती हंसे लागत थी, आती हंसे मतलब समझो तो बहुत खुशी हो जाई थे। और ऐसे मोटिवेशन नहीं आवत है कि या बिक्स खाए खाए पढ़ाव पड़ता है, ठीक है। तो चिंता ना करो, ऐसे पढ़ाई चलते रहे। जब आप PDF प्राप्त करेंगे भैया वो PDF प्राप्त कैसे कर, तो कैसे PDF मिले? या पर SMS करो 9984-039-139, यह नंबर पर आप SMS कर दियो। का SMS करबो? आप नाम लिख के भेज दियो, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का पेपर, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसे साल में आपको मिल जाए PDF में और आराम से पढ़ करके पेपर देने आप चले जाएं, मात्र 100 रुपया फीस आपकी लग रही है, ठीक है। इसी में केवल जियोग्राफी का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप जैसे आप इतना SMS करेंगे आपके पास एक स्कैनर यानी QR कोड भेजा जाएगा,
ठीक है। उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। अभी आपके लिए एक ऑफर भी है, उसको भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, जैसे आपका मेजर माइनर जो है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और को करिकुलर में आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, या ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज है, या आपका एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल और अवेयरनेस है। आप जो भी बताएंगे मैं आपके पास वो भेज दूंगा, ठीक है, जो भी आपका हो। चुकी अलग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें जैसे लाइव क्लास वाले ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय पीडीएफ नोट से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हमारी पीडीएफ नोट से ऐसे पेपर सॉल्व करके, मैं जो 2-3 पेपर हैं सॉल्व करके रखा हूं, वो सब आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ये तमाम सारे यूनिट की पीडीएफ, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और आप उनको पढ़ करके जाइएगा, आप परीक्षा में उससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला है, आपका बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी अभी तो पेपर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर का हम ज्वाइन करेंगे, 100 रुपए तुरंत हमारा चला जाएगा, और उसमें मैं केवल थर्ड सेमेस्टर का पढ़ पाऊंगा, भैया तो सीरीज खरीदोगे 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की, और 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, कई रुपया होगा, 300 रुपया एक सेमेस्टर के फीस, ठीक है। और दूसरे सेमेस्टर का फिर लेबो, फोर्थ सेमेस्टर का सीरीज लेबो, फिर 300 रुपया लागे, तो कई रुपया होगा, 600 रुपया आपके खर्च हुए सीरीज खरीदे में, कोनो नोट्स खरीदे में, ठीक है। लेकिन ये 600 रुपया आपके ना खर्च करे पड़े, ओके, कोनो जुगाड़ बताओ, बिल्कुल जुगाड़ है, मेरे लगे जुगाड़ी है, या तो भैया थर्ड सेमेस्टर कैसे प्राप्त कर लो 100 रुपया देके, ना ही तो एक जुगाड़ और है, जब मन 6 महीने का क्लास हो आपके मिले, 6 महीने की क्लास भी मिलेगी। आपको क्या करना है, जैसे जो बच्चा थर्ड और फोर्थ दोनों का पढ़ना चाहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी पढ़ना चाहेंगे फोर्थ सेमेस्टर का भी क्लास, ठीक है, किताब उताब कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको। इसमें क्या मिलेगा आपको, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का वैसे तो फीस 100 इसकी होगी, 100 इसकी होगी, 200 रुपया लगता है, ठीक है। तो क्या 200 600 रुपए से कम ही 200 रुपया है ना, लेकिन ये भी नहीं मिलेगा आपको, 200 रुपए भी आपको नहीं देना है, तो फिर क्या देना भैया, बिल्कुल 200 रुपए भी आपको नहीं लगेगा, मात्र 150 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए फीस में आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट का नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा मात्र 150 रुपए फीस में। इसमें फोर्थ सेमेस्टर की आपकी 6 महीने की क्लास भी इंक्लूड रहेगी, जनवरी से जो क्लास प्रारंभ होने वाली, जैसे आपका पेपर समाप्त होगा आपकी क्लास शुरू हो जाएगी फोर्थ सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर का जो बच्चे नोट्स लेंगे, तो थर्ड और फोर्थ का एक साथ लेने पर केवल जो है 150 रुपए है, अगर अलग अलग लेंगे तो आपका 200 रुपए ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी इकट्ठा चूंकि ऑफर चल रहा है, तो 150 रुपए में आपका थर्ड का भी नोट्स मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका होगा, और फोर्थ सेमेस्टर का भी आपको मिल जाने वाला है। इस तरीके से आपका बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो या आप चाहो तो भैया केवल थर्ड सेमेस्टर का ज्वाइन कर लो, या चाहो तो आप फोर्थ सेमेस्टर का ग्रुप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में केवल 100 रुपए लगेंगे, और आपकी फीस, आप चाहो तो थर्ड सेमेस्टर ना पढ़ो, फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप फीस अभी से जमा कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें फिर थर्ड सेमेस्टर वाला नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स लेने के लिए आपको जो है 150 रुपए फीस जमा करने पड़ेंगे, थर्ड फोर्थ दोनों का मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। चले, ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि पुराना नंबर इसी वजह से बंद हो गया, क्योंकि बिना मतलब के लोग एसएमएस करते थे। ऐसे में इस नंबर पर आप बिना मतलब के एसएमएस नहीं करेंगे, जो बच्चे जुड़ने हो उन्हीं को एसएमएस करना है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपदा के प्रकार। आपदा, आपदा, आपदा माने कोनो ये चीज हुए जो बिना बताए आई जाए, जखे कोनो हम आशा ना करी वो पहुंच जाए हमारे लगे, वही का आपदा कहत है। आ माने वो थे आओ, पद माने ऐसी चीजें, ऐसी बला आ जाए भैया कि जिसकी आप उम्मीद नहीं किए हो, उसी को आपदा कहा जाता है। आपदा अचानक से आने वाली वह घटना होती है जो पल भर में विनाश कर देती है, चाहे वो संस्कृति या प्रकृति, सभी की बात हो, पूरा का पूरा नेचर खत्म कर सकती है। आपदा जैसे का होते, आपदा माने जैसे बाढ़ आई गए, भूकंप आएगा, ये सब आपदा हुए, कि कब आई जाए कुछ अके पता आता नहीं है, कितना नुकसान कर दे कुछ अता पता नहीं है। आपदा को रोका नहीं जा सकता, आपदा का मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसीलिए आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। तो डिजास्टर को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, नेचर हमेशा पावरफुल रहा है और रहेगा। अगर ज्यादा मनुष्य जो है छिटके कूदेगा, इधर उधर फटकेगा, तो प्रकृति एक डंडा मारेगी और मनुष्य का साथ क्रियाकलाप सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति पर जब भी मनुष्य ने विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, प्रकृति ने उच्च बरा मारा है,
कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ने हमेशा इलिमिनेशन किया है। अगर आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे तो प्रकृति आपको विनष्ट कर देगी। आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा होगा, आपने लैमार्क का सिद्धांत पढ़ा होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि अगर आप प्रकृति के हिसाब से जो जिराफ रहे वो बच गए, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे उनका देहांत हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाया। इसीलिए समय के साथ साथ बेटा बदलना बहुत जरूरी है। अगर प्रकृति के हिसाब से आप नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और ऐसे में आप जो है एकदम से जान लीजिए विलुप्त तो प्राय हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रजातियां जो है अपने आप को आगे नहीं बढ़ाती, प्रकृति के हिसाब से अनुकूल नहीं कर पाती, वो मर जाती हैं, और जो अनुकूल कर ले जाती है वही बच जाती हैं। इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आपदा के प्रकार को समझेंगे। आपदा के प्रकार, आपदा दो प्रकार के होती, एक थी मानव निर्मित आपदा, एक होती प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वो हुए जो अचानक से आ जाए, प्रकृति के द्वारा हुए, ठीक है, मनुष्य के कोई हस्तक्षेप ना हुए। और जो मानव निर्मित होती, जैसे कि जो मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों की वजह से हमको झेलना पड़ता है, जैसे ट्रेन की कोई दुर्घटना हो गई, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, जैसे कोई बम वगैरह विस्फोट हो जाए, ये सब चीजें जो होती हैं ये मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। ठीक है, आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, आपदाओं से होने वाले जान माल के खतरे को हम जरूर कम कर सकते हैं। इसी को आपदा प्रबंधन यानी आपदा मैनेजमेंट कहा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। समझो भैया परिभाषा। आपदा एक गंभीर विघटन है जो मानव, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। एक होती प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा हुए। ठीक है, सुनामी होगा, सुनामी का हो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है, वही होता है। सूखा पड़ जाए यानी कि पानी ही ना रहे कहीं पर, ठीक है, सिंचाई के लिए, बाढ़ आ जाए, खूब पानी हो जाए, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। जो बच्चे हिंदी पढ़ते होंगे उन्होंने पढ़ा होगा ऋणजल धनजल नाम का एक जो है रचना है, हिंदी में शामिल है आपके पाठ्यक्रम में, उसको पढ़ा होगा। दूसरी आपदा है मानव जनित आपदा। मानव जनित माने जो मनुष्य के द्वारा आती है, मैन मेड डिजास्टर, जो मानवीय लापरवाही या मानवीय त्रुटियों यानी गलतियों की वजह से होता है। ऐसी आपदाओं को मानव निर्मित आपदा या मैन मेड आपदा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं जितनी होती हैं, इंडस्ट्री में जो दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं इंडस्ट्रियल, वो सब, जैसे कहीं पर आग लग जाए जंगल वगैरह में, या कहीं रासायनिक रिसाव हो जाए, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये सब मानव निर्मित आपदा में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिफाइन द एसिड रेन और सुनामी। अम्ल वर्षा क्या है अथवा सुनामी क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए, अम्ल वर्षा की बात की जाए, एसिड रेन अंग्रेजी में कहा जाता है। परिभाषा लिखो बाबू। अम्ल वर्षा, वर्षा की किसी भी प्रकार का अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन है जिसका पीएच मान यानी पीएच वैल्यू सामान्य वर्षा लगभग में 5.6 से कम होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखोगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 या 6 होता है, 6 या 7 होता है। ठीक है, 7 ही होता है बेटा, मान लीजिए 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7। तो 7 से कम चीजें जो होती हैं अम्ल कहलाती हैं। ठीक है, 7 से अगर 7 पीएच मान से कम होती है यानी कि 5.6 से कम अगर जो है पीएच मान की वर्षा होती है, जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम होता है तो उसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। उससे ऊपर है तो सामान्य वर्षा मानी जा सकती है। इसका कारण ये होता है, ये होती क्यों है अम्ल वर्षा? मुख्य रूप से कारखानों और वाहनों से जो उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस होती है, जिसको आप SO2 के नाम से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कहां से निकलती है? वाहनों से निकलती है। वाहन जो चलते हैं या कारखाना वगैरह में चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जैसे NO की जो गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो गैसें जो होती वायुमंडल में मिल जाती हैं और जलवाष्प से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती हैं। ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब क्या होता है? H2SO4 का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ में NO3 का निर्माण भी करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है NO3। इस तरीके से तमाम प्रकार की गैसें बनती। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दो प्रकार की अम्ल बन जाती है वायुमंडल में। और जब जल नीचे से या जो नीचे से ऊपर जाता है जल, या ऊपर से नीचे आता है, तो वहीं पे वायुमंडल में जो गैसें मिलती हैं उसी जगह मिल जाती है, तो अम्लीय वर्षा होती है। खास करके आप देखते हैं कि नॉर्वे वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में ऐसी वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के जो खास करके जो इलाका है आपका दिल्ली का इलाका है, मथुरा का इलाका, वृंदावन, मथुरा का इलाका खास जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है,
वहां पर ऐसी वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से चूंकि तेल शोधन कारखाने ज्यादा है और इसी की वजह से वहां के जो पानी होती है अम्लीय वर्षा वहां पर होती है। प्रभाव क्या पड़ता है? ये वनों, झीलों और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? सफेद पत्थर पीला क्यों पड़ता जा रहा है? क्योंकि वहां पर ऐसी अम्ल वर्षा हो रही है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सफेद संगमरमर का पत्थर पीला होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। सेक्शन बी यानी खंड बा की बात कीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरे का पहला यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्क्राइब द केसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता क्या है? मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर जीवों की प्रजातियां खूब ज्यादा मात्रा में रहती है और कई प्रजातियां रहती है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। और इसका ह्रास यानी इसकी कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में बताना है। बिल्कुल, जैव विविधता, पहले बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा लिखे। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, खास करके पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीव, इन सभी के मिलने से तमाम प्रकार की प्रजातियां, इन सभी की, चाहे पौधों की बात की जाए, चाहे जानवरों की बात की जाए, चाहे सूक्ष्म जीवों की बात की जाए, इनकी तमाम प्रजातियां इकट्ठा विद्यमान रहती हैं और उनके आवासों की विभिन्नता और प्रचुरता होती खूब ज्यादा मात्रा में। इन्हें 3 स्तरों पर समझा जाता है। पहला होती है आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो आनुवांशिक रूप से अलग अलग है। दूसरा प्रजाति विविधता, जो प्रजातियों में अलग अलग होते हैं वो, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि विविधता, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया या फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, तो ये सब चीजें आपकी होती है। तो इस तरीके से आपके ये जैव विविधता होती है जहां पर जीवों की विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता आपने समझ में लिया क्या होता है कि जीवों की प्रजातियां बहुत अधिक मात्रा में एक ही स्थान पर रहती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। जैव विविधता ह्रास का क्या कारण है? क्यों एक प्रकार से इसमें कमी आ रही, क्यों इसकी क्वालिटी घट रही है, जीवों की प्रजातियां क्यों लुप्त हो रही हैं? पहला, जैव विविधता ह्रास की दर प्राकृतिक कारणों से कई गुना अधिक मानवीय गतिविधियों की वजह से बढ़ी है, जिसे संक्षेप में HIPPO यानी जिसको हिप्पो के द्वारा समझा जा सकता है। हिप्पो की बात की जाए, इसमें यच का मतलब क्या होता है? हिप्पो में यच का मतलब होता है हैबिटेट लॉस एंड क्या बोलते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आवास का विनाश और विखंडन को एक प्रकार से यच कहते हैं। ठीक है, आवास का विनाश और विखंडन की प्रक्रिया से भी दिक्कत होती है, यह सबसे बड़ा कारण होता है जैव विविधता ह्रास का। ठीक है, वनों, खास करके घास के मैदानों और आर्द्र भूमि, यानी कि जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि मतलब जो नमी वाली भूमि है उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। जिस भूमि में नमी रहती है उसको कृषि या शहरीकरण के लिए नष्ट करने से जीवों के प्राकृतिक आवास टूट जाते हैं। और जब हम किसी जंगल के एरिया को, किसी ऐसे एरिया को काट करके वहां पर हम कोई जो है विकास का काम करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो ऐसे में वनस्पतियों का नष्ट हो जाना ये पहला कारण होता है, आवास के लिए उनको नष्ट करना। दूसरा होता है आई, हिप्पो में दूसरा शब्द है आई। ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज यानी आक्रामक प्रजातियां। जब बाहरी या आक्रामक प्रजातियां जैसे कि कांग्रेस घास किसी नए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है तो वे स्थानीय, कांग्रेस मतलब होता है उच्च बल की एक शक्तिशाली जो घास होती है वो। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है तो वे स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे मूल प्रजातियां विलुप्त होने लगती है और जो नई प्रजाति आती है वो अपना दबदबा कायम कर लेती है। तो जो स्थानीय प्रजाति है उसका विनाश यहाँ से होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी चीजें आप देखने को मिल रहा होगा, आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से। हिप्पो में आपका HIPP था आपका ओ, जल प्रदूषण जैसे कि तेल रिसाव, वायु प्रदूषण जैसे अम्ल वर्षा, और मिट्टी प्रदूषण यानी कीटनाशक, प्लास्टिक का प्रयोग जब मिट्टी में होता तो ये सब प्रदूषण होते हैं। जीवों के लिए विषैले होते हैं जिससे उनकी प्रजनन क्षमता और उत्तरजीविता यानी कि जो सर्वाइवल करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो जीव जो है प्रजनन नहीं कर पाते, इससे उनकी जो है पीढ़ी बढ़ नहीं पाती है। क्योंकि किससे? क्योंकि जब तेल का रिसाव होता है, प्रदूषण, जल का प्रदूषण हो जाता है तो जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से वायु में जो विद्यमान जीव जंतु है वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में प्रदूषण से जो कीटनाशकों से तमाम प्रकार के कीट नष्ट हो ही जाते हैं और साथ ही साथ में तमाम प्रकार की और चीजें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इससे जो है उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और वो विकास नहीं कर पाते, ऐसे जीवों की बहुत ज्यादा विविधता में कमी आती है। अगला है, अगले पी का मतलब होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, मानव जनसंख्या की वृद्धि। मानव जनसंख्या में वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, भोजन और भूमि की मांग
बढ़ती रही है लगातार, जिससे आवासों पर दबाव बढ़ता गया है। इसी मनुष्य को रहने के लिए तमाम प्रकार के सुख सुविधा में से रेलगाड़ी निकल रही है, या बांध बनाया जा रहा है, या और तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं, तो उनसे क्या होता है, तमाम प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है जीवों के लिए, इन स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो ये भी खतरा है। और अगला ओ का मतलब होता है ओवर एक्सप्लोटेशन, यानी कि अति दोहन। कभी कभी क्या होता है, हम संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन करना शुरू कर देते हैं अपने फायदे के लिए। अत्यधिक शिकार करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं, और अत्यधिक मछली पकड़ना या पौधे काटना जैव विविधता के ह्रास का सीधा कारण होता है कि भाई हम अत्यधिक मात्रा में मछलियों को पकड़ करके खाएंगे, या तो इससे क्या होता है, आप पेड़ काटेंगे, या हम कोई विकास ज्यादा करेंगे, बांध इतना बना देंगे कि भाई पूरा एरिया ही समाप्त हो जाए। ठीक है, बांध बनाने से बड़ा नुकसान होता है, ध्यान रखेंगे। फायदा तो बहुत होता है बांध बनाने का, बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं बांध बनाने से, सिंचाई के लिए नहरें निकल जाती हैं, और तमाम प्रकार की जो है बिजली मिलती है इससे, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैव विविधता का ह्रास पर्यावरण और मानव कल्याण दोनों के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कमजोर करता है। ठीक है, क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कमजोर करता है। कौन, ये जो आपका जैव विविधता में जो कमियां आती हैं वो। क्लियर। दूसरा प्रश्न, तो आपने समझा क्यों कमी हो रही है। दूसरा प्रश्न, राइट अ नोट ऑन गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान पर एक टिप्पणी लिखिए। गंगा कार्य योजना, देखिए गंगा कार्य योजना की बात की है, गंगा एक्शन प्लान, इस पर टिप्पणी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे गंगा कार्य योजना, जिसको आप अंग्रेजी में गैप कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान। इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में उस समय प्रधानमंत्री थे, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और वर्तमान में एक नमामि गंगे योजना जो चालू की गई है, इसी पैटर्न पर चालू की गई है नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। तो गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए उद्देश्य से राजीव गांधी जी ने काम शुरू किया था। यह भारत सरकार का पहला नदी कार्य योजना था जो भारत सरकार के द्वारा किया गया था पहली बार। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रदूषण का नियंत्रण रखा जाए, प्रदूषण का नियंत्रण। गंगा नदी में शहरी सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल जो मलबे हैं वो, और अन्य गैर बिंदु स्रोतों यानी कि नॉन पॉइंट जो सोर्सेस हैं उनके प्रवेश को रोका जाए। सीवेज उपचार, नदी के किनारे बसे जो शहरों होते हैं उस शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए। ठीक है, एसटीपीज लगाए जाए, उसकी स्थापना करी जाए, ताकि केवल उपचारित जल ही नदी में छोड़ा जाए, जो जरूरी जल हो। ठीक है, उसी को जल को छोड़ा जाए, और बाकी जो मल है, कूड़ा कबाड़ है, वो रोक लिया जाए, उससे अलग तरीके से व्यवस्था कर ली जाए। वैसे कानपुर में जितनी गंदी नदी गंगा जी हो जाती है उतना और कहीं पर नहीं। शुक्लागंज के आसपास कानपुर का इलाका है, कानपुर से थोड़ा सा बाहर आएंगे, वहां पर आपको बहुत ज्यादा एक प्रकार से गंगा नदी दूषित आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, गंगा की जल गुणवत्ता सुधार करने के उद्देश्य से किया गया। नदी के पानी को स्नान के योग्य यानी बाथिंग क्वालिटी बनाने के लिए, क्योंकि गंगा नदी में श्रद्धालु आए दिन डुबकी लगाते रहते हैं। गंगा नदी जो है आज से नहीं बल्कि गंगा च यमुना चयो कि गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मनिम सानिधिम कुरु कि सर्वे समुद्रा सरितस्य तीर्थानि जलदा नदा आयंतुम संन्यार्थम दुर्तिक्षयकार कहा। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती ऐसी नदियां जो है भारत में, ये मां है, भीष्म पितामह की माता है गंगा। उस गंगा हमारे यहां नदी नहीं है, गंगा हमारी मां है। इसीलिए भारतीय लोग पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो नदियों को माता कहते हैं। आप देखते हैं वो भगवान सूर्य को एक किरण का स्रोत नहीं मानते कि ये भगवान सूर्य की पूजा करते, एक लोटा जल हम चढ़ाते। कैसे, ओम विश्वान देव साविदुरतान यत्र पारासो यद भद्रम तन्न आसो। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। ऐसे यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु सन्नह कुरु प्रजभ्योत भिन्नः पशुभयः। सूर्य भगवान से जो तेज निकलता है उसी को गायत्री कहा जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा गायत्री एक देवी है। गायत्री वेदों में गायत्री देवी, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है वो उस तेज पुंज के लिए उसका उपयोग हुआ है। ठीक है, किस तेज, सूर्य का तेज है, उसके लिए गायत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गायत्री आप देखते वो है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये भगवान सूर्य की उस उष्मा का मंत्र है, उस किरण का मंत्र है जो उसमें उसके अंदर जिसकी वजह से सूर्य तेजमान है, जिसकी वजह से चंद्रमा तेजमान है, जिसकी उष्मा से सकल ब्रह्मांड जो है तेजवान होता है, वो गायत्री है।
ठीक है। तो बेटा गंगा एक नदी नहीं बल्कि गंगा एक मां है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भगवान भोलेनाथ जब गंगा माता स्वर्गलोक से चली, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, समझ रहे हैं? ये शिव तांडव में जो लिखा है इसका अर्थ यही है, जटाओं के बीच से होती हुई माता गंगा जो है वो निकलती रही। इतनी तेज से पृथ्वी साफ हो जाती, इतनी तीव्र गति से आई थी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबि लंबिताम भुजंग तंग मालिका डमट 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 ननाट बट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनुत तनुत शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रमम निलिप लिप निर्झरी और बिलोल बिच बल्लरी विराजमान मूर्धनी। भगवान शंकर के बीच में जटाओं के बीच से इस जटाओं की धाराएं निकलती गई, कोई भागीरथी, कोई गंगा, कोई कुछ कुछ इस तरीके से बहती गई, कोई अलकनंदा। हालांकि इसको लोग वैज्ञानिक लोग भले ना माने, लेकिन जो पुराणों में कहा गया इस तरीके से, तो गंगा की जो जल की गुणवत्ता है उसको सुधार करने की, चूंकि नदी के पानी को स्नान के योग्य बनाना। चूंकि आजकल महाकुंभ का मेला होता है, महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु जो है उसमें डुबकी लगाते हैं। गंगा करोड़ों श्रद्धालु, लाखों कहना भूल गए, करोड़ों श्रद्धालु। गंगा के किनारों का विकास, नदी के किनारे स्थित घाटों और शमशान घाटों को आधुनिक बनाना। आप देखते गंगा नदी वही बनारस में बहती है, वही गंगा नदी बिहार में जाती, वही गंगा नदी कानपुर में, वही गंगा नदी का वहां पर क्या नाम है हरिद्वार में, सब जगह आप देखते हैं सबसे शुद्ध पानी हरिद्वार का होता है। गंगा के किनारों का विकास किया गया। कार्य प्रणाली और परियोजना परिणाम जो उसका निकला गंगा एक्शन प्लान का चरण 1 1986 में केवल गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित था। इसका दूसरा चरण आया 1993 में। इसका विस्तार गंगा की सहायक नदियों खास करके यमुना का, गोमती नदी जो लखनऊ में बहती है, दामोदर नदी, यमुना नदी दिल्ली की, ये सब गंगा की एक सहायक नदियां हैं। इन सभी को भी साफ करने का एक प्रकार से बेड़ा उठाया गया। समस्याएं क्या है कि धन की कमी हो चुकी थी, क्योंकि उस समय भारत उतना ज्यादा जो है देश अच्छा नहीं था, मतलब कंडीशन अच्छी नहीं थी आर्थिक। समन्वय का अभाव था, एसटीपीज का ठीक से काम नहीं करना, ठीक है, और साथ ही साथ में धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से पूर्ण सफलता इसको नहीं मिल पाई, क्योंकि लोगों ने कहा कि गंगा को आप सफाई, मतलब इससे बहुत ज्यादा लोग जो है विपक्षी लोगों ने भी ऐसा तमाम से चीजें करी, तमाम सारी चीजें हुई इसमें। आगे की पहल GAE यानी गंगा एक्शन प्लान की सीमाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में नमामि गंगे योजना कार्यक्रम मोदी सरकार में शुरू किया गया। वो एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में शुरू किया गया, जो गैप से अधिक व्यापक और प्रभावी हुआ, और नमामि गंगे योजना ने काफी कुछ काम किया है। आप देखिए गंगा के घाटों को देखिए, आप यहां तक कि अयोध्या के घाट को देखिए कितना जबरदस्त बन चुका है। 80 घाट का हाल अब की बार बहुत बुरा हो चुका था। मैं गया था भैया, वो पाइप लगाए भैया साफ होता रहा, पाइप लगा के जितनी मिट्टी सबको काट रहे थे, पूरा एकदम से सब ध्वस्त हो चुका था पूरा घाट, इतना ज्यादा गंगा नदी जो है बड़ी हो चुकी थी। दूसरा अगला कुछ तीसरा नंबर नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में बताएं। देखिए हेडिंग डालेंगे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC। NAPCC को भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करने के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को यानी गोल्स को भी प्राप्त करना था। यह योजना इस सिद्धांत यानी इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि कौन सिद्धांत बेटा, विकासशील देशों को उत्सर्जन को कम करते हुए गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, NAPCC के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन यानी कि 8 नेशनल मिशन चालू किए गए। इनमें आपका यह है मिशन आपका कौन सा, NAPCC को 8 मुख्य मिशनों के समूह के रूप में लागू किया गया, जिसमें आपका है राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दूसरा है राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा दक्षता मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा के उपयोग में दक्षता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, शहरों को ऊर्जा दक्ष बनाना और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाना, यानी मलबा वगैरह जो है उसका मैनेज करना कि मलबा कहां पर जाएगा, किस तरीके से रहेगा। इसके अलावा अगला प्लान था इसका राष्ट्रीय जल मिशन यानी नेशनल वाटर मिशन, जल संरक्षण करना और जल संसाधनों के मैनेजमेंट में सुधार करना काम था इसका। इसके अलावा अगला था हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन आया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग
द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, इस तरीके से सभी को स्वच्छ सुथरा रखने के लिए किया गया। हिमालय के ग्लेशियरों यानी जो बर्फ के पहाड़ हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं, और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ये मिशन आया। इसके अलावा अगला मिशन है हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। देश के वन क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन आया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कृषि प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना। जिस तरीके जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसी तरीके से कृषि में भी परिवर्तन के लिए इसमें बात की गई। ठीक है, ये सब चीजें इसका उद्देश्य था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया। जलवायु विज्ञान पर अनुसंधान और डेटा एकत्र करना, ये सब जो है इसका काम था। वैसे NAPCC की बात की तो इसमें ये 9 प्रकार के जो है संस्थान चालू किए गए, मतलब कि ये संस्थाएं बनी जो कि अपने अपने क्षेत्रों में काम करती हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन की रणनीति का आधार है जो समन यानी कि जो है समन माने मिटिगेशन यानी कि जैसे किसी भी आपदा को समझने के लिए और अनुकूलन की एडॉप्टेशन उसको समझने के लिए, उसको उससे बचने के लिए दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव का वर्णन कीजिए। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस जो गैस होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका वर्णन कीजिए। देखिए हरित गृह गैसों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। हरित गृह प्रभाव की अगर बात की बेटा तो हरित गृह प्रभाव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है और इसे रहने के योग्य बनाता है। कार्यप्रणाली की बात की तो सूर्य का विकिरण की यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण यानी कि जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है उनको पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और इसे गर्म करती हैं। यानी कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती है उन किरणों की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर रुक जाती है। ठीक है, कुछ गैस जैसे CO2 की वजह से, मीथेन की वजह से, और वो बाहर नहीं जा पाती। इससे वातावरण जो होता है गर्म हो जाता है, वातावरण की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी गर्म पृथ्वी की सतह दीर्घ तरंग विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन का या ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो हरित गृह गैसों की भूमिका इसमें क्या होती है। देखिए वायुमंडल में मौजूद हरित गृह गैसें ग्रीन हाउस गैस यानी खास करके CHG कहते हैं जिसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन यानी CH4, जलवाष्प यानी H2O यानी कि जो पानी होता है जो भाप के रूप में वातावरण में विद्यमान रहता है वो, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब ऐसी गैसें जैसे कि जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऐसी गैसें हैं जो कि कौन सी गैसें हैं, ये सब गैसें बेटा आपकी ग्रीन हाउस गैसें, ये वातावरण को गर्म करती हैं। ठीक है, तो इस उत्सर्जित ऊष्मा खास दीर्घ तरंग विकिरण जो होती पृथ्वी से जो निकलती है उसके एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर लेती है, गैसें अपने आप में सोख लेती हैं और इसे वापस पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, पृथ्वी से ऊपर नहीं जाने देती या पृथ्वी के पास ही भेज देती है। इस तरीके से पृथ्वी पर जो है गर्मी बढ़ जाती है, तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दशकों में देखा गया कि पृथ्वी का तापमान जो है काफी कुछ बढ़ा है। तापमान का संतुलन, इस अवशोषण और पुनः उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग में 15 डिग्री सेल्सियस जो है बना रहता है, जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी यही जो है बढ़ जाता है। तुलना, इसके बिना पृथ्वी का तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मानव जनित वृद्धि की बात की जाए, जीवाश्म ईंधन जलाने की वजह से, निर्वनीय जंगल को काटने की वजह से, औद्योगिक गतिविधियां करने की वजह से वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जिससे अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यानी कि जितनी अवशोषित होनी चाहिए उतनी तो हो ही रही है, उससे एक कदम आगे यानी उससे ज्यादा ऊष्मा भी अवशोषित हो रही है। इस बढ़ी हुई प्रक्रिया को संवर्धित हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, जो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए पृथ्वी के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक तापन के लिए, वैश्विक ऊष्मन भी, वैश्विक तापन कुछ भी कहें आप, उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, CHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसें जो है उसके लिए जिम्मेदार है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन और टाइगर प्रोजेक्ट। ओजोन परत का क्षरण अथवा बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। बताए भैया।
ओजोन परत का क्षरण कैसे हो रहा है? ओजोन जो परत है, जो समताप मंडल में पाई जाती है पृथ्वी की दूसरी लेयर में, उसमें क्या हो रहा है बेटा? उसमें कमी आ रही है। एक सीएफसी नाम की गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज से और एसी से निकलती है। ये गैस करती क्या है? उस ओजोन लेयर में छेद कर देती है। अच्छा, ओजोन लेयर में छेद हो गया तो कौन इतना भारी बेकार कौन चीज होगा? काहे के लिए जो है दिक्कत आ गई? इसलिए दिक्कत होती है ओजोन परत के जो है छेद होने से, क्योंकि ओजोन परत में जब छिद्र हो जाता है तो उससे जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य की। अब पराबैंगनी किरणें क्या है? अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं इसको। पराबैंगनी किरणें ये क्या करती हैं? अगर मान लेते हैं आ भी जाती तो हमारा क्या कर लेंगे? तो हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसलिए जो है आपकी ये इंपॉर्टेंट होता है इसका, ओजोन लेयर का, क्योंकि ये गैसें जो होती है, ये जो लेयर होती है वो उसको सोख लेती है। किसको सोख लेती है बेटा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं तो इससे हमारा भारी नुकसान होता है। क्या होता है? स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही साथ में आपको चर्म कैंसर हो सकता है, तमाम प्रकार की जो है बीमारियां चमड़े को लेकर के हो सकती हैं, और मनुष्य जो है बहुत कुछ रोगी हो सकता है, तमाम सारे रोग हो सकते हैं इससे। ओजोन परत, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 ऐसे लिखा था, लेकिन इसमें लिखना मुश्किल हो जाता तो इसलिए मैंने इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। गैस की एक परत है जो पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं, उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा ये ओजोन परत ही करती है। इसका क्षरण हो रहा है, इस ओजोन परत का, इस लेयर का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का क्षरण का अर्थ है इस परत की मोटाई में कमी आना। यह कमी मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायनों की वजह से होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों इसका क्षरण हो रहा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस निभाती भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैस, जो कि फ्रिज से, एसी से, इन सभी से निकलती है, आपके घरों में चलता है। हेलोन नाम की एक गैस है, उससे भी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब गैसें ऐसी हैं जो कि रसायन वायुमंडल में पहुंच करके ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र जो है वो हो चुका है। ओजोन परत अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर बहुत पतली हो चुकी है। इसका प्रभाव ये पड़ता है बेटा कि ओजोन क्षरण से जो यूवी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो पृथ्वी की सतह तक अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, जिससे मनुष्य में त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जो आंख में होता है वो बीमारी, और पौधों एवं समुद्री जीवों पर नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जलीय जीवों पर, मनुष्यों पर, सभी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नियंत्रण की बात की जाए, इसको कैसे कंट्रोल करें? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल चला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अंतरराष्ट्रीय संधि की गई, जिसके तहत सीएफसी गैस के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसका जो उत्पादन हो रहा था सीएफसी का, उसको बहुत कुछ कम किया गया। लेकिन आज भी जितनी भी एसी वगैरह से गैसें निकलती हैं वो सब सीएफसी ही होती हैं। वो ओजोन लेयर के लिए काफी नुकसानदेह गैस है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब इट्स केसेस एंड इफेक्ट। वैश्विक ऊष्मन क्या है, इसके क्या कारण है और क्या प्रभाव है, बताएं। देखिए, वैश्विक ऊष्मन या तापन की अगर बात करें बेटा, वैश्विक ऊष्मन या तापन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक ऊष्मन से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। यह मुख्य रूप से मानव जनित संवर्धित हरित गृह प्रभाव यानी इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से वातावरण गर्म होता है। उसी गर्म वातावरण को ही वैश्विक तापन कहते हैं। यानी वातावरण का गर्म होना, पृथ्वी का अपने, जैसे पृथ्वी पहले मानते हैं 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 16 हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उसी को वैश्विक तापन कहते हैं। इसका कारण ये क्यों होता है? देखिए, जीवाश्म ईंधनों का दहन की वजह से, जैसे कोयला जलता है, पेट्रोलियम जलता है, पेट्रोलियम का जो धुआं निकलता है पेट्रोल गाड़ी मोटर वाहन से, प्राकृतिक गैस जलने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है, CO2 गैस निकलता है, इससे वातावरण गर्म होता है। दूसरा कारण है निर्वनीकरण, यानी जब जंगल कटाई हो जाती है, क्योंकि जंगल जो होता है उसमें पेड़ होते हैं, और पेड़ जो होते हैं CO2 गैस जो वाहनों से निकलती है उसको सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं। जो ये होते हैं, क्या नाम है, पेड़ पौधे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के
और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। यानी कि ये हमारे द्वारा जो मनुष्य क्या है, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है और ऑक्सीजन को खींचता है। तो अब मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही, पेड़ों की कटाई हो रही, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि पेड़ कटेगा भैया तो पेड़ ऑक्सीजन को छोड़ता था, अब पेड़ कट गया तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सोखता था वो पेड़, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऐसे में वातावरण गर्म हो रहा है। वातावरण में 78% गैस जो है नाइट्रोजन है, 21% गैस ऑक्सीजन है, लेकिन 0 पॉइंट कुछ परसेंट है अभी, 2 पॉइंट कुछ या 0 पॉइंट कुछ है आपका ये क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फिर भी उतने में ही इतना तहलका मचा हुआ है, अगर ये और ज्यादा बढ़ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो 2 पॉइंट कुछ है शायद, 2 या 0 पॉइंट कुछ ऐसे है। तो निर्वनीकरण यानी जब जंगल कटाई होती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पेड़ों के काटे जाने से वातावरण से CO2 को अवशोषित करने की जो प्राकृतिक क्षमता है वो कम हो जाती है, और वो ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करने की क्षमता भी कम हो जाती है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है अकेले अमेजन का जो जंगल है वहां से निकलता है। अमेजन का जो जंगल है वहां से दुनिया का 20% ऑक्सीजन निकलता है, इसीलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। औद्योगिक गतिविधियां, सीमेंट उत्पादन, उर्वरकों का उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O जैसी शक्तिशाली गैसें निकलती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं। इससे क्या होता है, वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होता है। वैश्विक उष्मन का ये तो कारण होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसको लिखेंगे। वैश्विक उष्मन का प्रभाव, इफेक्ट्स, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। देखिए, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलता है और बर्फ की चादरें जो होती है पिघल जाती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। क्योंकि नदियां जो होती हैं ग्लेशियर से निकलती हैं, ग्लेशियर जब पिघलेगा ज्यादा तो नदियों में जल ज्यादा बहेगा, और नदियों का जल कहां पर गिरता है, समुद्र में, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि नदियों का सारा जल कहां पर जाता है, समुद्र में जाता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आसपास के इलाके डूब जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, अत्यधिक गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स और चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे बाढ़ और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। किसकी वजह से भैया, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ने की वजह से, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके अलावा जैव विविधता का नुकसान होता है। तापमान और मौसम में तेजी से बदलाव की वजह से कई जीव और कई पौधे नए वातावरण के अनुकूलन में सफल नहीं हो पाते और वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका आवास नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को सेट नहीं कर पाते। कृषि पर प्रभाव, बदलती जलवायु और अनियमित वर्षा की वजह से कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन दूसरे का जी, यानी कि अगला प्रश्न 8वां नंबर शायद है ये। ठीक है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? सतत विकास की अवधारणा तथा महत्व का वर्णन कीजिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और लगातार आता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है ऐसा विकास जिससे आप विकास करें और आने वाली पीढ़ी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर पाए। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा दोहन, विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन प्राकृतिक संसाधनों का लुत्फ उठा पाए। यानी हमारे बच्चे भी वो कार वगैरह से पेट्रोल डाल करके चल सके। इतना पेट्रोल ना खर्च कर दो कि आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोल ही ना बचे। ठीक है, तो ऐसा दोहन करना प्राकृतिक संसाधनों का जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बची रह सके। ठीक है, ये होता है यानी संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना। और जब भी विकास करें तो पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर करें। यानी कि पर्यावरण की गुणवत्ता है, इन्वायरमेंट को उससे खतरा ना हो आपके विकास से, ऐसा विकास ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करता है। कहने का मतलब है कि अपनी आवश्यकता हम पूरा कर लें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम जो है चीजों को बचा करके चलते रहें। ठीक है, मतलब बिना मतलब के दोहन ना करें संसाधनों का। मूल मंत्र इसका यह है बेटा, क्या है मूल मंत्र? यह आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच एक संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है। कौन? सतत विकास। सतत विकास की आवश्यकता और महत्व की अगर बात की जाए तो संसाधनों का संरक्षण जो है इसके द्वारा होता है।
हमारी प्राकृतिक पूंजी जैसे जल हो गया, खनिज है, तमाम वनस्पतियां हैं, वन है, जंगल है, वो सब सीमित हैं, ये नष्ट हो सकते हैं। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि हम उन चीजों का उपयोग यानी जल का, खनिज का, वन का, इन सभी का उपयोग इस प्रकार से करें, इस तरह से करें कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके और उपलब्ध रह सके, बची रह सके। ठीक है। पर्यावरण संतुलन, इसका महत्व है कि इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे पर्यावरणीय खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? प्रदूषण नहीं बढ़ता ज्यादा, क्योंकि हम जब भी कोई विकास करते हैं तो प्रदूषण को ध्यान में रख करके विकास करते हैं। इसके अलावा इससे क्या होता है? नुकसान कम होता है, जलवायु परिवर्तन, चूंकि वातावरण गर्म कम होगा, चूंकि जब हम पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर करेंगे, यानी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उससे तमाम प्रकार के नुकसान से हम बच पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है। सतत विकास गरीबी उन्मूलन की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, अच्छी शिक्षा की बात करता है और लैंगिक समानता की बात करता है, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे इन सभी सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, हेल्प करता है लोगों की। तो होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसी को संपोषणीय विकास या अवधारणीय विकास भी कहते हैं। आर्थिक स्थिरता, इसका महत्व क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है सतत विकास का, यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, एक लंबे समय के विकास के बारे में बताता है, जो पर्यावरण को नष्ट नहीं करता बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। प्रश्न यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के है। अब नवीकरणीय ऊर्जा का है भैया, जैसे जलीय ऊर्जा, वायु की ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको हम संचित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम, कोयला, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये सीमित संसाधनों में, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि सीमित होते हैं उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और ऐसे संसाधन जिनकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट अनलिमिटेड है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, जल की ऊर्जा हो गई, हवा की ऊर्जा हो गई, ये सब अनलिमिटेड है, तो इसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। वैश्विक एजेंडा देखें, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं, एसडीजीज, जो 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए सतत विकास आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो सतत विकास का लक्ष्य रखा गया 2030 तक पूरा करने के लिए, ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से मैंने आपको तमाम सारी चीजें बताई हैं और बहुत ही बारीकी के साथ आपने चीजों को समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को समझने का प्रयास। सेक्शन सी की बात की, खंड सा की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इस खंड में 4 उप प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15 अंकों का है। ठीक है, 475 शब्दों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, ये सब प्रश्न आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। राइट एन एसे ऑन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पर एक निबंध लिखिए। देखिए समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है मेरे पास, और मेरा तबियत भी खराब हो रहा है, गला एकदम से बैठ रहा है। ठीक है, अभी क्लास लगभग पूरी होगी, लेकिन इस प्रश्न को बता दूंगा, बाकी 3 प्रश्न का पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पर निबंध लिखेंगे। परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र वह मौलिक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित समुदाय यानी जैविक घटक अपने अजैविक पर्यावरण यानी कि भौतिक घटक के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थों के चक्रण के द्वारा एक संतुलित व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। ठीक है, 2 मुख्य घटक हैं, पहला है आपका जैविक घटक और दूसरा है आपका अजैविक घटक। जैविक घटकों की बात करें बेटा तो जैविक घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं। मुख्य रूप से ये 3-4 प्रकार के भी होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 होते हैं। उत्पादक की बात की जाए, मुख्य रूप से हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, वनस्पतियां हो गई, ये सब उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, सूर्य के प्रकाश में। दूसरा वर्ग होता है इसका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, वे जीव जो भोजन प्राप्त करने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रखते हैं या अन्य उपभोक्ताओं पर डिपेंड करते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब उपभोक्ता होते हैं। या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये आपके उपभोक्ता होते हैं जो कि अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जो है उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आपका अपघटक। अपघटक की बात की जाए बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटक जो होता है डेकोम्पोजर्स, ठीक है, यानी जीवाणु और कवक जो होते हैं इन्हीं को अपघटक कहते हैं, जो मृत जीवों को और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके उन्हें अजैविक तत्वों में बदल देते हैं।
पोषक तत्वों का चक्रण जो है सुनिश्चित करते यही, यानी कि इसको नष्ट कर देते हैं, शरीर को एकदम से खा पी करके एकदम से खत्म कर देते हैं। तो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके उन्हें अजैविक तत्वों में बदल देते हैं। अजैविक तत्व का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जो एक प्रकार से, जैसे जल हो गया, मृदा हो गई, ठीक है, खनिज हो गया, ये सब अजैविक तत्व हैं। अब अजैविक तत्व क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। दो प्रकार के तत्व होते हैं पारिस्थितिकी में, जैविक घटक जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और आपके अपघटक शामिल हैं, जबकि अजैविक घटक में यानी कि जिसमें जीवन नहीं रहता। जैविक घटक में जीवन रहता है, वो सजीव होते हैं, अजैविक घटक जो है निर्जीव होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें निर्जीव भौतिक और रासायनिक कारक शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे तापमान हो गया, प्रकाश है, जल, वायु, मिट्टी, और पोषक तत्व जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, जल, ये सब आपके खनिज जो पोषक तत्व होते हैं, ये सब जो है आपके क्या है? अजैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र अपनी कार्यात्मक स्थिरता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला कार्य, ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो करना। ऊर्जा हमेशा एक दिशीय यानी कि अंडर रिएक्शनल होती है। यह सूर्य से उत्पादकों में फिर उपभोक्ताओं में आ जाती है और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। अगले वैसे मान लेते हैं, एक घास को मनुष्य ने खाया, घास को बकरी ने खाया, ठीक है, तो बकरी को 10% घास की ऊर्जा मिल गई, ठीक है। अब बकरी को मनुष्य ने खाया तो मनुष्य को बकरी का 10% ऊर्जा ही मिलेगा, ठीक है। आगे भी आप देखते हैं, उस मनुष्य को शेर ने खा लिया तो शेर को भी 10% ऊर्जा ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से केवल 10% ऊर्जा मिलती है। इस तरीके से ऊर्जा हमेशा एक दिशी मतलब होता है। पोषक तत्वों का चक्रण, अपघटकों के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पर्यावरण और जीवों के बीच लगातार चक्रित होते रहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र इसी को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, उत्पादक जो है भोजन का निर्माण करते हो, उत्पादकों को उपभोक्ता खाते हो, उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो उनको फिर से अजैविक घटकों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन? जो है जो अपघटक होते हैं वो। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। जैसे वन, घास के मैदान, महासागर, रेगिस्तान, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक है, जैसे कि वन, घास के मैदान, महासागर और रेगिस्तान, ये प्राकृतिक जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम मानव निर्मित, जैसे खेत हो गया, जैसे एक्वेरियम हो गया, या कोई बाग उद्यान हो गया, वो सब आपके क्या होते हैं? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आधारभूत है। इसका संतुलन बनाए रखना मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बिना इसके बिगड़ने से खाद्य श्रृंखलाएं टूट जाती हैं और पर्यावरणीय आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सरदार सरोवर परियोजना अथवा टिहरी बांध परियोजना के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। मेरे पास समय नहीं बचा हुआ बेटा, ठीक है, इसलिए मैं बाद में चर्चा करूंगा इन सभी मतलब प्रश्नों के बारे में। तो आपको मैंने बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, चलिए इसको मैं बता दे रहा हूं। सरदार सरोवर वाला परियोजना जो कि इंपॉर्टेंट है, ये टिहरी बांध परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, टिहरी सरदार सरोवर बात एक ही, परेशान ना हो उसको लिए। देखिए, परिचय तीव्र गति से देखेंगे। टिहरी बांध परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलांगना नाम की नदियों के संगम पर, दोनों नदियां जहां पर एक में मिलती हैं, उसी पर बांध बना हुआ है, उसी के संगम के पास स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ऊंचाई लगभग में 260.5 मीटर ऊंचा बांध है। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, यानी जहां से बिजली खूब अधिक मात्रा में निकाली जाती है। उद्देश्य और लाभ इसका क्या है? देखिए, इस बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य और लाभ हैं, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन। यह परियोजना 2400 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता रखती है, जो उत्तरी भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए इसको बनाया गया। सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है नहरों के माध्यम से। साथ ही साथ में दिल्ली सहित कई शहरों को पीने की पानी की आपूर्ति भी इसी से होती है, टिहरी डैम से। इसके अलावा बाढ़ पर नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है नदियों में तो पानी को रोक देता है बांध, ठीक है, और धीरे धीरे करके पानी को छोड़ा जाता है। बांध के द्वारा जल को नियंत्रित करके निचले क्षेत्रों में बाढ़ के खतरों को कम किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरणीय और सामाजिक विवाद। टिहरी बांध परियोजना कई वर्षों तक अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण विवादों का केंद्र में रही, क्योंकि इसकी वजह से काफी नुकसान भी
पारिस्थितिकी को हुआ है। ठीक है, भले मनुष्य को तो फायदा होता है, लेकिन कुछ मनुष्यों को जो उसके आसपास के इलाकों में रहते थे उनको घाटा हुआ है, क्योंकि उनको अलग जाकर के रहना पड़ा। वहां की जो वनस्पतियां थी वो नष्ट हो गई, वहां के जीव जंतु नष्ट हो गए। ठीक है, तमाम सारी चीज, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, तमाम बीमारियां हो सकती है इससे। ठीक है, तो पर्यावरणीय सामाजिक विवाद भी इसमें रहा है। ठीक है, भूकंपीय खतरा, क्योंकि बांध बनाते हैं जब हम तो पानी इकट्ठा रुक जाता है। इससे क्या हो जाता है कि पृथ्वी पर दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ने से पृथ्वी में हलचल हो सकती है, इससे जो है भूकंप का खतरा बना रहता है। ठीक है, टिहरी बांध भूकंपीय क्षेत्र बी यानी कि सबसे खतरनाक क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आए दिनों आते रहते हैं, क्योंकि हिमालयी इलाकों में है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। वहां पर टिहरी बांध बना हुआ है। अब जब वहां पर बांध बना हुआ तो वहां पर जल रुकेगा, और जल की वजन होता है तो वो पृथ्वी पर दबाव डालेगा। इससे क्या होता है, जो भू संतुलन होगा वो भी थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, इसकी वजह से भूकंप आ सकता है। कई पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि एक बड़ा भूकंप बांध की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, जिससे निचले इलाकों में भारी विनाश हो सकता है इससे। ठीक है, विस्थापन और पुनर्वास, इससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन की समस्या उत्पन्न हुई, यानी कि लोगों को वहां जो आसपास के इलाकों के लोग उनको हटा करके अलग बसाया गया होगा और उनका विस्थापन हुआ है, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ठीक है, बांध के निर्माण से टिहरी शहर सहित 100 से अधिक गांव जलमग्न हो गए थे। जब टिहरी बांध बन रहा था तो उसमें बाढ़ आ गई, पानी को रोका गया तो पानी इधर उधर फैल गया था। इससे जो है कम से कम 100 से अधिक गांव जो थे वो डूब गए थे, इसमें बहुत नुकसान हुआ था। हजारों लोगों का विस्थापन हुआ और उनके पुनर्वास के प्रयास अक्सर अपर्याप्त पाए गए, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष फैल गया था और इसका विरोध भी खूब जम करके हुआ। पारिस्थितिकी और जैव विविधता का नुकसान, बांध ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया, जिससे जलीय जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विरोध इसका बहुत सारा आंदोलन हुआ। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ एक बड़ा विरोध आंदोलन भी चलाया, जिससे चिपको आंदोलन के बाद एक महान पर्यावरण संघर्ष माना जाता है। क्योंकि चिपको आंदोलन जो था वो वन विनाश को लेकर के था, पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे, पेड़ को काटने से मना करते थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उत्तराखंड में ही। और जब टिहरी बांध बनी तो इसका भी विरोध उन्होंने किया था। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि टिहरी बांध परियोजना भारत की विकासवादी महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच एक जटिल संबंध का प्रतीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि इसने ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान की है, इसके सामाजिक पर्यावरणीय लागतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण और उसका कारण संरक्षण कैसे किया जाए, ये सब प्रश्न आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका दिया है, पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पर्यावरण के बारे में जानकारी आपको सभी को होना चाहिए, इसीलिए भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, यही सब आपको आपके पढ़ने हैं, और तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 99 84 039 139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की व्यवस्था आपके लिए बहुत सस्ती कर दी गई है। कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का मात्र 100 रुपए में। ठीक है, सॉरी मात्र 150 रुपए में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों को मिल जाएगा। 150 रुपए फीस में 2 सेमेस्टर का। ठीक है, और केवल आपको केवल 100 रुपए अगर देने हैं तो आपको केवल थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा, या आप केवल फोर्थ सेमेस्टर का प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपके लिए 100 रुपए फीस है। केवल फोर्थ सेमेस्टर के लिए 100 रुपए फीस, केवल थर्ड सेमेस्टर के लिए 100 रुपए फीस, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का एक साथ अगर आप लेते हैं तो आपकी फीस केवल 150 रुपए यानी 50 रुपए कम हो जाएगी। इसमें 150 रुपए में आपको थर्ड एंड फोर्थ दोनों का मिलेगा। वैसे थर्ड फोर्थ का दोनों मिलाकर के 200 रुपए फीस होगी, लेकिन आप अगर इकट्ठा लेते तो आपके लिए 150 रुपए फीस। इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर का सभी पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहली बात है कि आपको जो परीक्षा में आने वाला है किसी भी विश्वविद्यालय में, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डीडीयू का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आर्थिक भूगोल आता है, उसके बारे में मैंने बता दिया है, उसका भी पीडीएफ, और तमाम प्रकार के आपका इससे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वस्तु, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों में जो है परीक्षा जो हो रही है वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये लेक्चर प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी सभी के बच्चों के लिए थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 150 रुपए फीस में दोनों सेमेस्टर का, और 100 रुपए फीस में केवल एक सेमेस्टर का फीस आपको मिलेगा। इसमें केवल जियोग्राफी का नहीं बल्कि आपका हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत ही बारीकी के साथ करवा दी जाएगी। और को करिकुलर यानी कि जिसमें आपको को करिकुलर में आपका ऐसे ह्यूमन वैल्यूज शामिल हो या मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन जिसको कहते हैं,
या फिर आपका क्या नाम है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो भी आपका शामिल होगा आप बता दीजिए गुरुजी हमारा ये सब्जेक्ट है, आपके लिए व्यवस्था करूंगा। जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो सब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, और इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139। व्हाट्सएप पर ही एसएमएस करना है, और ध्यान रखें एसएमएस तभी करें जब आपको जुड़ना हो। ठीक है, बिना मतलब कि आपको एसएमएस नहीं करना है, तुरंत एसएमएस करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत एसएमएस करें। ठीक है, चले फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने। धन्यवाद।